Today we are going to start lesson 25 and the name of the chapter is Antarctica. अंटार्कटिका आपका पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में आपका लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं अलग अलग देशों की। अंटार्कटिका में आपका इंटरनेशनल कानून लगता है, इंटरनेशनल लॉ आपका अप्लाई होता है। जिस तरह से इंटरनेशनल लॉ आपका जो ओशियंस वगैरह हैं, समुद्र वगैरह हैं, उनके ऊपर लगता है। इंटरनेशनल स्पेस में लगता है आपका कानून। उसी तरह से अंटार्कटिका में भी आपका इंटरनेशनल लॉ आपका अप्लाई होता है। यहाँ पे अलग अलग देशों के अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स आपके स्थापित किए गए हैं और यहाँ पे शोधकर्ता आपके शोध करते रहते हैं। यहाँ आपका जो टेम्परेचर है वो ऑलवेज आपका -50 या 40 के अप्रॉक्सीमेटली रहता ही है। हाईएस्ट आपका -90 तक ये 80-90 तक आपका ये चला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कुछ पॉइंट्स इस पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका, हाउ वाज द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर्ड। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको कैसे उसकी खोज हुई थी उसके बारे में। हाउ इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका की जो भौतिक स्ट्रक्चर है, जो भौतिक संरचना है वो कैसी है। वाई द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट। इस महाद्वीप को, इस अंटार्कटिका को आपका सफ़ेद महाद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट। महाद्वीप पर किस प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में। व्हाट आर द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। यहाँ पे खनिज संसाधन किस प्रकार के हैं उसके बारे में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पैराग्राफ से। To know about the location of the Antarctica continent, we need to concentrate on the south pole of the globe. The Antarctica continent is near the south pole. It can be seen on the world map in the lowest portion. अंटार्कटिका आपका साउथ पोल में आपका स्थित है, मतलब आप ग्लोब के एकदम निचले हिस्से में जो सदर्न एरिया है वो आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आपका कहलाता है। देखिए दो आपके पोल हैं, एक आपका नॉर्थ पोल है, दूसरा आपका साउथ पोल है। ये दोनों आपके धरती के चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, है ना। मैग्नेटिक फोर्स आपकी यहीं से निकलती है। ये आप जब साइंस पढ़ते होंगे उसको देखते होंगे, एक चुंबक को अगर हम चुंबक है उसको अगर हम हवा में लटकाते हैं तो उसके जो दोनों सिरे हैं वो आपके उत्तर या दक्षिण पे ही रुकते हैं, है ना। उत्तर या दक्षिण पे ही रुकते हैं, तो आपका उत्तर और दक्षिण जो है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो साउथ पोल जो है आपका वो अंटार्कटिका के एकदम बीचों बीच में स्थित है, ठीक है। ग्लोब में आप देखेंगे साउथ पोल आपका सबसे नीचे दिया हुआ है, वहीं पे आपका अंटार्कटिका है, ठीक है। वर्ल्ड मैप में भी देखेंगे आप तो सबसे निचला हिस्सा जो है आपको वाइट ड्रॉ लाइन पे आपको दिख जाएगा, वो आपका अंटार्कटिका कहलाता है, ठीक है। ये आपका अंटार्कटिका का छोटा सा मैप है। Antarctica lies completely in the southern hemisphere with the south pole almost in its center. It lies from 63 1.2 degrees south altitude to 90 degrees south pole in a circle shape. In size, it is the fifth largest continent. The area of this continent is 1 crore 33 lakh kilometer approx, and it is surrounded by southern ocean. आपका अंटार्कटिका साउथ पोल पे स्थित है। साउथ पोल आपका लगभग अंटार्कटिका के सेंटर पे बना हुआ है। ये आपका, अगर इसको हम देशांतर और अक्षांश में अगर नापते हैं तो आपका 66 से ही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव तक इसका आपका विस्तार है। ये जो कॉन्टिनेंट है ये सर्कल शेप में बना हुआ है, और ये देखा जाए जितने भी कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें से ये 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका है। सबसे बड़ा एशिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा देश भी आपके एशिया में है। इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो आपका 1 करोड़ 33 लाख किलोमीटर लगभग है, ठीक है। जो कम्युनिस्ट होते हैं, जैसे आप कभी भी चाइना का आप कभी फ्लैग देखिएगा तो उसमें आपको उस फ्लैग में 5 सितारे आपको दिखते हैं। उनके हिसाब से मानना ये है कि 5 ही
कॉन्टिनेंट है इस धरती पे, जिसमें से वो अटलांटिक और अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट नहीं मानते हैं। ना मानने की वजह ये है क्योंकि वहाँ पे मजदूर नहीं है, क्योंकि उनका जो लोगो है वो हथौड़ा और हंसिया उसमें बना होता है। मजदूरों की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, इस हिसाब से वो 5 सितारे मतलब 5 कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब मिला के अंटार्कटिका और अटलांटिक को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। The mainland of this continent was first discovered in 1820, but real exploration began only in the 20th century. Captain Cook, who was keen to explore South Pole, informed the world that southern seas are full of seal and whale fishes. So fishermen from many countries were attracted to the cold continent. Later, one by one, travelers went in search of this snow-filled continent, and many teams among them were buried under the sheet of ice. However, the effort of Captain Robert Falcon Scott of British Navy was successful. He left for Antarctica in 1910 and with his team reached South Pole in 1912. But there he found the flag of Norway, which was hosted by the first Norwegian traveler Roald Amundsen, who had reached there on October 20, 1911. Scott was disappointed as he could not reach there first. While returning, he with his friends fell victim to snow heat. However, in the past few decades, hundreds of explorers and scientists from different countries have gone to Antarctica. India has also sent team of scientists to this continent for conducting scientific studies. The Indian team has also explored a sea mountain. अंटार्कटिका महाद्वीप में आपकी जो खोज स्टार्ट हुई थी वो 1820 से स्टार्ट हुई थी, 1820 से। लेकिन जो असल खोज स्टार्ट हुई थी, मतलब कि अब खोज ही निकालना है अंटार्कटिका को, वो आपकी 20th सेंचुरी में या 20वीं शताब्दी से आपकी शुरू हुई थी। साउथ पोल की खोज में जो रुचि रखने वाले जो कैप्टन कुक ने दुनिया को ये बता दिया कि यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में आपका मछलियाँ, वेल, सील्स वगैरह आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाई जाती हैं। और ये सही बात भी है। पेंगुइन हो गई, वेल हो गई और सील वगैरह हो गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और इसका शिकार भी बहुत बहुत अधिक मात्रा में हुआ भी है ना। फिर उसके बाद इसमें बैन भी लगाया गया। तो ये सूचना जैसे ही दुनिया को मिली तो जितने भी फिशर्स थे, जो भी मछली पकड़ने में रुचि रखते थे, वो सारे अपने नाव लेके, जैसी भी उनके पास नाव थी, वो साउथ पोल पे अंटार्कटिका की तरफ कूच कर गए, बढ़ने लगे। और कई लोग वहाँ पहुँचे भी, और कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि उनकी टीम और वो पूरी नाव के साथ में वो बर्फ़ की चादर के नीचे दब गए और हमेशा के लिए उनका सफ़र वहीं ख़त्म हो गया, है ना। इसके बाद अगर सफल प्रयासों में देखा जाए तो ब्रिटेन के नेवी के जो कप्तान थे रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट, उनका प्रयास सफल रहा। उन्होंने तकरीबन 1910 में अंटार्कटिका की ओर साउथ पोल पे खोज के लिए आगे बढ़े और 1912 में वो अपने पूरे टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि हम यहाँ पहुँचने वाले पहले नहीं हैं, यहाँ इससे पहले भी यहाँ पे कुछ लोग पहुँच चुके हैं। वहाँ पर उनको नॉर्वे का फ्लैग दिखता है और नॉर्वे की तरफ से उनका जो वहाँ पहुँचने वाले व्यक्ति थे वो रोआल्ड ऑमसेन नामक आपका नॉर्वेजियन ने वहाँ पे वो झंडा लगाया हुआ था। स्कॉट ब्रिटेन का नेवी अधिकारी, उसको वहाँ पहले ना पहुँचने की वजह से, मतलब मैं वहाँ पे पहले नहीं पहुँचा हूँ इसलिए उसको दुख हुआ। और जब वो अपने सभी के साथ वापस लौट रहा था तो उसको लौटते वक्त उनके साथी स्नो हिट का शिकार हो गए। स्नो हिट या शीत आघात। पिछले कई दशकों में बहुत सारे देशों ने बहुत सारे वैज्ञानिक अपने साइंटिफिक रिसर्च सेंटर वहाँ पे स्थापित किए हैं। वहाँ पे लोग रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ का क्या कैसा है, अंटार्कटिका कैसा है, इसमें खनिज संसाधन कैसे हैं, उनका यूज़ कैसे किया जा सकता है, इस कॉन्टिनेंट पे स्पीसीज क्या क्या है, यहाँ पे जीव जंतु कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च आज भी वहाँ पे हो रही है।
इंडिया की तरफ से वहाँ पे एक दक्षिणी गंगोत्री करके एक रिसर्च सेंटर बनाया गया था, लेकिन एवलांच की वजह से वो आपका टूट फूट गया। उसके बाद इन्होंने एक मैत्री करके बनाया था और एक भारती करके बनाया था, जिसमें से दोनों अभी कार्यरत हैं, है ना। लैंड एंड क्लाइमेट। Land and climate. It is the only continent in the world which remains completely frozen throughout the year. An endless white sheet of ice covers the continent, hence it is also known as the white continent. विश्व में अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप आपका साल भर बर्फ के नीचे दबा रहता है। यहाँ पे बर्फबारी होती है, बर्फ बनती भी है बहुत ज़्यादा हद तक, और साल भर बर्फ़ से दबा रहना और बर्फ़ बनते रहना और पूरा सफ़ेद दिखने की वजह से इसको सफ़ेद कॉन्टिनेंट के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है। About 98% of the continent remains covered permanently with ice, the average thickness being approximately 2 to 5 kilometers. It is coldest and loneliest landmass on the earth. Much of Antarctica is rugged and mountainous. Queen Mott Range divides the continent almost into two equal parts. The western part is called Vadela and eastern part as Ross Island. The Ellsworth Mountain, approximately 5,140 meters of Vinson Massif, is highest peak here. There are many volcano mountains here, but Mount Erebus is the only active volcano. There are over 70 lakes in Antarctica, all covered under snow. Vasco Lake is biggest subglacial lake here. The ice has assembled on the continent as ice sheet and ice caps. अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बर्फ की औसत मोटाई जो है आपकी वो 2 से लगभग 2 से 5 किलोमीटर तक के बीच में है। इस कारण ये आपका सबसे ठंडा और वीरान कॉन्टिनेंट है। ओके, अंटार्कटिका का अधिकतर भाग आपका उबड़ खाबड़ और पर्वतीय है। उबड़ खाबड़ है, पर्वत बहुत ज़्यादा है। क्वीन मॉड जो पर्वत श्रेणी है इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। वेस्टर्न भाग जो है आपका वो वेडेला, और जो ईस्टर्न भाग है वहाँ पे रॉस आइलैंड आपका कहलाता है। विंसन मासिफ की एल्सवर्थ जो माउंटेन है, जो पर्वत है, उसकी ऊंचाई लगभग 5,140 मीटर है, जो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत है, ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ पे बहुत सारे आपके वॉल्केनोस पाए जाते हैं, लेकिन एरबस आपका एक इकलौता ऐसा वॉल्केनो है जो आपका एक्टिव है। अंटार्कटिका में लगभग 70 से ज़्यादा झील हैं जो सारी सारी बर्फ़ के नीचे दबी हुई हैं और बर्फ़ के नीचे ही है। वॉस्को झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है और महाद्वीप पे आपका बर्फ़ और बर्फ़ की चादरों के रूप में बना हुआ है। आइस कैप्स मतलब बर्फ़ छत्रक, बर्फ़ की टोपी। An area of a few square kilometer which is covered with snow and ice permanently. कुछ स्क्वायर किलोमीटर, कुछ वर्ग किलोमीटर का वो क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है उसे आइस कैप्स कहते हैं। आइस सीट्स, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ अ परमानेंट सीट ऑफ आइस एंड स्नो विच इज ऑफ ग्रेट थिकनेस। आइस सीट मतलब बर्फ की चादर। भूमि का वो बहुत बड़ा भाग जो हमेशा बर्फ की चादर से ढका रहता है और उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, उसे आइस शीट्स कहा जाता है। फिर आता है आइसबर्ग, अ लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी, इट इज़ एट लीस्ट 5 मीटर्स हाई अबव द सी लेवल। समुद्र में तैरते हुए जो बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र के सरफेस से तकरीबन 5 मीटर ऊपर होती है, वो आपका आइसबर्ग कहलाता है। Thick frozen sheet of snow is always on the continent, so there is extreme chilly cold here and icy fast winds blow. The climate is severe. This is the coldest part of the world.
the lowest temperature has been recorded at minus 85 to 90 degrees Celsius during winter, and maximum summer temperature goes up to minus 60 degrees Celsius. The cast of Antarctica being high is the colder than the western part. Rain is very spare here. This part is also called cold desert. It is summer in Antarctica from November to February. The sun never sets during this period. On the other hand, during winter season, since May to August, the sun never rises here. In the South Pole region, aurora australis or south light is often seen. The aurora australis is colored and white shining light which is visible in cosmic or solar radiation. That is why in winter or in night slight light is visible here. कॉन्टिनेंट पे आपका बर्फ़ की जो मोटी चादर है, मोटी परत जो हमेशा बनी रहती है, यहाँ पे ठंडी आपकी हमेशा बहुत ज़्यादा पड़ती है, हवा हमेशा तेज़ चलती रहती है ना। और यहाँ की जलवायु आपकी बहुत जटिल है। ये संसार का सबसे ठंडा इलाका है। यहाँ पे ठंड के टाइम पे जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो -85 से -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। भारत में आपका जो सबसे न्यूनतम तापमान होता है वो सियाचिन के ग्लेशियर की तरफ पड़ता है, तकरीबन वहाँ पे -60 तक जाता है। और यहाँ पे अंटार्कटिका में -85 to 90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और ये गर्मी के टाइम पे -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जितना हमारे यहाँ ठंड में रहता है। जो आपका पूर्वी अंटार्कटिका है वो अधिक ऊंचाई पे होने की वजह से पश्चिमी भाग से भी अधिक ठंडा रहता है। यहाँ बहुत कम बारिश होती है, इसी कारण इस क्षेत्र को विश्व का ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं या कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं। हमारे भारत में सियाचिन को कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। ठीक है। अंटार्कटिका की जो गर्मी का मौसम होता है वो नवंबर से फरवरी तक रहता है। हमारे देश के हिसाब से उल्टा चल रहा है। अंटार्कटिका में गर्मी का मौसम आपका नवंबर से फरवरी तक रहता है। इस समय आपका जो सूरज होता है वो कभी भी डूबता नहीं है, अस्त नहीं होता है। इस महाद्वीप में शीत ऋतु जो आपकी होती है, जब ठंड का मौसम आता है, वो आपका मई से अगस्त तक होता है, जो हमारे यहाँ गर्मी होती है। ओके। इस समय जब मई से अगस्त के टाइम पे जब ठंड पड़ रही होती है तो उस टाइम पे आपका सूर्योदय नहीं होता है, सनराइजेज आपका कभी नहीं होता है। ओके। दक्षिणी ध्रुव में साउथ पोल का जो क्षेत्र है वो आपका अरोरा ऑस्ट्रेलिस या दक्षिणी रोशनी आपकी अक्सर आपकी दिखाई देती रहते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस आपका रंगीन और सफ़ेद रंग की चमकती हुई रोशनी है जो सूरज और कॉस्मिक के विकिरण में दिखाई देती है। इससे यहाँ आपकी शीत ऋतु या रात में हल्का रोशनी आपकी बनी रहती है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Vegetation and wildlife. The land surface is mostly barren and is a very cold. The paucity of sun rays creates hurdles in the growth of trees. So there is little vegetation here, and the vegetation grows in few weeks of summer. Lichens, water grass, and fungus are the vegetation here. There are over 200 species of lichens in Antarctica. The insects on the land are minute invertebrate, but the sea is bountiful. Penguins, blue whales, seal, albatross and krillfish are found prominently. अंटार्कटिका में आपकी बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होने, जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से ज़मीन बंजर है, सूर्य का प्रकाश आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ नहीं पाता है। इन सारी वजहों की वजह से, क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे आपका वेजिटेशन, ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे हो नहीं पाते हैं कि वैसी अनुकूल परिस्थिति नहीं है यहाँ पे कि एक पेड़ पौधे यहाँ पे उग सकें। यहाँ पे वनस्पति लगभग आपकी ना के बराबर है, और जिन जगहों पे वनस्पति आपकी होती भी है थोड़ी बहुत, वो सिर्फ गर्मियों में फ्यू वीक्स के लिए होती है, आपकी थोड़ी बहुत हफ्तों के लिए होती है, जिसमें से आपका लाइकेन है, वाटर ग्रास है जिसको हम शैवाल कहते हैं,
है ना। शैवाल से आपकी कई सारी दवाइयाँ ही बनाई जाती हैं। फंगस है, फंगस को हम कवक कहते हैं या फफूंद कहते हैं, है ना। ये वेजिटेशन आपका अंटार्कटिका में पाया जाता है। लाइकेंस की तकरीबन 200 प्रजाति आपकी अंटार्कटिका में पाई जाती है। और अभी आपका हाल ही में अंटार्कटिका आपका न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे जो बर्फ़ थी, बर्फ़ के ऊपर आपका रेड कलर की फंगस और लाइकेंस आपकी होनी शुरू हो गई थी, जो कि यूजली आपका होता नहीं है ऐसा। तो इसी सारी चीज़ों के लिए कि इनका क्या यूज़ किया जा सकता है, किस तरह की स्पीसीज़ यहाँ पे हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे साइंटिस्ट आपका अपने प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं, है ना। द इंसेक्ट्स ऑन द लैंड आर मिनट इनवर्टब्रेट बट द सी इज़ बाउंटीफुल। आपके ज़मीन के जो जीव जंतु हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। और समुद्र जीव जंतुओं में आपके जो समुद्र में वहाँ पे आपका साउदर्न ओशियन है आपका अंटार्कटिका में, उससे जो घिरा हुआ है आपका, उसमें आपका पेंगुइन मिल जाता है। पेंगुइन के बाद आपका ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल के बाद आपका सील है, एल्ब्रेस्ट्रोस है, क्रिल फिश है, ये आपका वहाँ पे पाए जाते हैं। हालांकि क्रिल फिश आपकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस कॉन्टिनेंट में। Under the international law, there is ban on hunting the seal, whale, krillfish, and toothfish. For the last few years, excess hunting has almost led the wildlife and species found here on the verge of extinctions. The only resources which has come potential of development is krill. Krills are very small fish, length up to 6 centimeter and weight 1 to 105 grams, 105 grams. They are found in swamps, which are the food of whales, seal, penguins, and birds. They provide a variety of products such as fish meat, krill meat, paste, and krill protein. अंटार्कटिका क्षेत्र में आपका जितने भी ये चाहे वो क्रिल फिश हो, टूथ फिश हो, या व्हेल्स हो, सील हो, बर्ड्स हो, इनको मारने के लिए पाबंद लगा दिया गया था, क्योंकि इनकी जो प्रजाति है, इनकी हंटिंग की वजह से जब यहाँ पे एक्सेस मिला हुआ था, जितने भी फिशरमैन्स हैं इनको एक्सेस मिला हुआ था अंटार्कटिका में ये सब हंट करने के लिए, मछलियाँ वगैरह पकड़ने के लिए, तो इसकी वजह से यहाँ की जो प्रजातियाँ हैं, यहाँ की जो मेन प्रजातियाँ हैं, ये संकटापन तौर पे आ गई थी, मतलब ये विलुप्त होने के कगार पे आ गई थी। इसलिए इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे लॉ को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे हंटिंग को बैन लगाया गया था कि यहाँ पे अब दोबारा यहाँ पे इस तरह से आप मछलियाँ नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिल फिश है उसका रोल आपका ज़्यादा अहम होता है। इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर के लगभग है, मतलब काफ़ी छोटी है। वेट आपका 100 ग्राम के लगभग होता है। ये आपकी सारी झुंड में रहती हैं, एक साथ ही हज़ारों के झुंड में रहती हैं, और ये बेनिफिशियल हो जाता है आपके पेंगुइन्स, बर्ड्स, सील और वेल्स के लिए, क्योंकि ये झुंड में रहती हैं, उनका शिकार करना बहुत आसान हो जाता है। और ये सारी चीज़ें, ये मछलियाँ आपकी क्रिल फिश आपकी इन सारों को भोजन देने के लिए काफ़ी होती हैं। क्रिल फिश आपकी क्रिल मीट के तौर पे भी यूज़ की जाती हैं और क्रिल प्रोटीन के तौर पे भी यूज़ की जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं रिसोर्सेस के ऊपर। इट इज़ बिलीव्ड दैट प्रीसियस minerals are hidden below the surface of ice sheet in Antarctica. Hectic efforts are on way. Till now, deposits of coal, iron ores, and coppers have been found, but due to severe hindrance, these minerals have been not utilized on the commercial level till today. ये माना जाता है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ की जो चट्टानें हैं या बर्फ़ की चादर है, उसके नीचे आपका काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स आपके पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन उनका अभी तक बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया नहीं गया है। तो वहाँ का जो भी स्ट्रक्चर है या फिर जो भी मौसम है, उसकी वजह से वहाँ तक सारी चीज़ें लेके जाना, पूरी मशीनरी वहाँ पे लेके शिफ्ट करना और उसके बाद वहाँ पे खुदाई शुरू करना, ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत बड़ा खतरा आपका होगा। यहाँ पे आपका कोयला मिलता है, लोहा मिलता है और कॉपर्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। 90% स्टॉक ऑफ स्वीट वाटर ऑन द वर्ल्ड इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ आइस इन अंटार्कटिका। जो हमारा मीठे पानी का जितना भी स्रोत है, लगभग उसका 90% पानी आपका अंटार्कटिका में बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है कि अंटार्कटिका में देखिए अभी भी आपका शोध कार्य चलते हैं। वहाँ पे आपका
जनरेटर्स वगैरह लगे होते हैं बिजली बनाने के लिए, है ना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघल रही है। जो आपकी हज़ारों साल पुरानी बर्फ़ थी, मिलियंस ऑफ ईयर्स की जो बर्फ़ थी, वो धीरे धीरे पिघल रही है, और बर्फ़ की जो चादर है वो आपकी कमज़ोर होती जा रही है, जिससे आपका समुद्र के जो पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। जो ग्लेशियर्स हैं, जो मीठे पानी के ग्लेशियर्स हैं, वो धीरे धीरे जब पिघल रहे हैं तो वो गिर कहाँ रहे हैं, वो जा तो सब समुद्र में रहे हैं ना। समुद्र में तो आपका पूरा खारा पानी ऑलरेडी है, और जो पानी उस पर जाएगा वो भी खारा पानी ही बन जाएगा। तो इसका इसका जो पानी है वो हम कायदे से यूज़ कर नहीं पाएंगे, है ना। जो भी मशीनरीज वहाँ पे कोयला या आयरन ओर्स वगैरह निकालने के लिए लगेंगी, जो अभी भी लगी हुई हैं, जो कुछ हद तक निकाल भी रही हैं, उसकी वजह से प्रदूषण होता है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो दूषित होता चला जाता है ना। तो फिलहाल उसको तो छोड़ ही देना चाहिए, बाकी पूरी धरती पे आप खोद तो रहे ही हैं ऑलरेडी। Despite its vast size, Antarctica has little to offer by way of mineral resources, but it provided unique opportunities to scientists to learn more about the Earth. This continent, therefore, is also called a continent dedicated for science. People have created livable environments within the station established by them. There are special kinds of permanent structure which can withstand the harass climate and high velocity winds. Electric generators supply electricity for lighting, special clothing, deep frozen food, stove and special vehicles are flown on the to the observation station here. Okay. अंटार्कटिका महाद्वीप आपका काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी भी भौतिक दृष्टि से ये मानव जाति को बहुत लाभ दे नहीं पाया है। अब मनुष्य लगे हुए हैं इससे लाभ लेने के लिए। मुझे लगता नहीं है कि इससे लेना चाहिए लाभ, क्योंकि एक अब कॉन्टिनेंट है, इस पर अगर आप पहुंच गए अपनी सारी मशीनरी लेके तो वो कॉन्टिनेंट बचेगा ही नहीं, है ना। जैसे आज हिमालय वगैरह की स्थिति देख लीजिए, जो भी आपका उत्तराखंड में जो आपका ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जो 4 वहाँ पे डैम टूट गए जो बन रहे थे, और उसके बाद इतनी तबाही आई, तो ये चीज़ आप अंटार्कटिका में भी जाके कर देंगे, ये हमको उम्मीद है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। तो मानव जाति को अभी तक इससे लाभ मिला नहीं है। यहाँ पे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए अनोखे अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेशन स्थापित करके रखे हैं, हर एक देश का अपना एक स्टेशन स्थापित करके रखे हुए हैं ये लोग, और उसे पावर सप्लाई करने के लिए इनके पास जनरेटर्स है। जनरेटर्स में आपका आप जानते हैं डीजल पेट्रोल, डीजल वगैरह उस पर डलता है, मिट्टी के तेल वगैरह डलता है, तो उससे भी आपका प्रदूषण वगैरह होता है। यहाँ पे उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है कि वो कैसा भी मौसम रहे वो उस मौसम को यहाँ पे झेल सकता है, चाहे वो बर्फबारी हो रही हो या बहुत तेज़ हवा चल रही हो, है ना, एवलांच आ रहा हो, फिर भी इनका जो स्ट्रक्चर है, जो स्टेशन है, वो वहाँ पे टिका रहेगा। उसके लिए उन्होंने जनरेटर्स लगा के रखे हैं। इनके पास एक स्पेशल ड्रेस है, स्पेशल क्लॉथ है, जिसे ये लोग कैसे भी मौसम में पहन के बाहर निकल के रिसर्च कर सकते हैं या फिर कोई भी अपना काम कर सकते हैं। इनके पास डीप फ्रोजन फूड है, ऐसे खाने की व्यवस्था है कि कितनी भी ठंड पड़े वो ख़राब नहीं होगा, है ना। स्टोव्स है, स्पेशल व्हीकल्स हैं जो वहाँ बर्फ़ के उस पर चल सकें। ओके, तो ये सारी चीज़ें इनकी ऑब्जर्वेशन स्टेशन पे रहती हैं। द जियोलॉजिकल स्टडी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ एंड मिनरल डिपॉजिट्स अंडर स्नो रॉक्स आर बीइंग अंडरटेकन बाय वेरियस रिसर्च। अंटार्कटिका में जितने भी डिपॉजिट्स हैं आपके, जितने भी मिनरल्स हैं, उसकी खोज आपकी लगातार जारी है। इनको नए नए आपके मिनरल्स वहाँ पे ये खोज ही लेते हैं, आज नहीं तो कल, और इनकी लालच बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे, हर एक देश की लालच बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरह से आपका स्पेस पे लालच बढ़ी थी और वहाँ पे उन्होंने स्पेस में जितना कचरा स्थापित कर दिया इन्होंने, धरती के चारों ओर आपका इतने सेटेलाइट्स के कचड़े हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। इन्होंने चंद्रमा तक को नहीं छोड़ा है, वहाँ पे भी आपका इंटरनेशनल लॉ लगता है, और वहाँ पे भी उनकी यही हरकत है। हम लोग जहाँ जाते हैं ना, वहाँ अपना नाम रोशन कर देते हैं कचरा फैला के, तो यही स्थिति आपकी अंटार्कटिका की भी है। वहाँ पे भी मिनरल्स निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। अभी तो फिलहाल इंटरनेशनल लॉ चल रहा है, फिर देखते हैं ज़मीन का बंटवारा कैसे होता है। इंडियन साइंटिस्ट इन अंटार्कटिका। Since 1982 to 2006, Indian explorer teams visited Antarctica continent several times.
आपका 1982 से 2006 की अवधि में भारतीय अभियान दल अनेक बार अंटार्कटिका महाद्वीप को विजिट कर चुका है। इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड एन अननेम्ड परमानेंट बेस कैंप दक्षिण गंगोत्री फॉर इस पर्पज इन 1982। भारत ने अंटार्कटिका में पहला आपका जिसमें इंसान नहीं रहते हैं ऐसा केंद्र आपका स्थापित किया था 1982 में, जिसका नाम दक्षिणी गंगोत्री रखा गया था। अब ये काम नहीं करता है। Indian scientists have also explored a sea mountain during their visit and they have named it इंदिरा। जो हमारा दल था उसने ऑस्ट्रेलिया के रास्ते में एक समुद्र में जो पर्वत होता है उसकी खोज की थी और इसका नाम रखा गया था इंदिरा, है ना। In 1988 to 1989, the 8th Indian team established a manned friendship camp 70 किलोमीटर far from दक्षिण गंगोत्री। 1888-89 में 8वें भारतीय दल ने जो 8वां भारतीय टीम थी उन्होंने दक्षिणी गंगोत्री से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पे आपका एक केंद्र बनाया था जिसका मैत्री नाम रखा गया था। ओके, अंटार्कटिका इज द most coldest and isolated continent. The fast icy winds blow and there is ice everywhere. In such harsh climate, life is impossible, so the human being cannot live here permanently. Antarctica is the only continent where man has no permanent settlement. Several countries have set up their research center here and people live temporarily during the exploration and research time. अंटार्कटिका आपका पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ है, काफ़ी ठंडा है, एकदम पूरी दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं, एवलांच वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे, है ना। चारों तरफ आपकी बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस जो क्लाइमेट आपका अंटार्कटिका में है उस क्लाइमेट के अनुसार इंसान कभी वहाँ पे जीवित रह नहीं सकता है, क्योंकि हमको हमारे अनुकूल एक अच्छा मौसम चाहिए होता है जिसको हमारी बॉडी आपका सह सके। तो अंटार्कटिका में कोई परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे हम अपना पूरी कॉलोनी बसा दें या पूरा शहर बसा दें वहाँ रहने लगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे सिर्फ लोग स्टेशन बना के रखते हैं और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कि जब तक हमारा रिसर्च चल रहा है तब तक हम वहाँ पे हैं, उसके बाद हम वापस। ओके, तो ये सिस्टम वहाँ पे अभी भी चल रहा है। टेम्परेरी वहाँ पे हम रहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम वापस अपने देश की तरफ लौट आते हैं। तो अंटार्कटिका आज ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास पे।